हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फैराडेज लॉज की। बट उससे पहले हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ बातें समझेंगे और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से किसी क्लोज लूप या किसी क्लोज कॉइल के अंदर करंट या ईएमएफ किस प्रकार से इंड्यूस्ड होता है। तो उसको समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे और हेनरी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करने हेतु कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट में 3 टाइप के एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, तो उन्हें आज हम थोड़ा स्टडी करेंगे। तो उसको स्टडी करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे फैराडे लॉज क्या होते हैं। फैराडे लॉज तो नंबर 1 है इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय अ मूविंग मैग्नेट। पहले हम ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय ए मूविंग मैग्नेट, इसको हम स्टडी करेंगे। थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, जस्ट सपोज करो ये हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल के पास हमने इसको कनेक्टेड किया है किसी गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर इज ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर इंस्टेंट करंट। और यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट लेते हैं। ये बार मैग्नेट यहाँ पे रेस्ट में है, इसकी नॉर्थ पोल हम यहाँ पे लाते हैं और ये वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0, बिकॉज इट इज एट रेस्ट पोजिशन। तो जब हम बार मैग्नेट, जो स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है, उसको रेस्ट में रखते हैं नियर द एनी क्लोज कॉइल, तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इनसाइड द गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इससे हम बाद में रिजल्ट निकालेंगे कि इसमें डिफ्लेक्शन क्यों नहीं हुआ। अब हमने क्या किया, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये करा हमने कि यही हमने कॉइल ली ऐसे, और ये होगा हमारा गैल्वेनोमीटर, और इसके पास में हम नॉर्थ पोल ले आते हैं किसी बार मैग्नेट का, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट को इसकी डायरेक्शन में लाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो इसकी सुई थी, जिसका पॉइंटर था, वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसे इस टाइप से डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें करंट फ्लो हुआ, ऐसे करंट फ्लो होता है। हमने ये देखने की कोशिश की कि हम जब इसको फास्टली लाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन तेजी से होता है, फास्टली होता है, और इससे स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होती है, बिकॉज द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज पास थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसके बाद दूसरा उन्होंने क्या किया, ये हमने रेस्ट में रखा, फिर हमको फास्टली लाए। कैसे लाए? फास्टली। इसके बाद हमने एक ये सिचुएशन क्रिएट की कि हम करते क्या है कि इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड कॉइल को यहीं पे रखते हैं और इस बार मैग्नेट को उसी स्पीड से हम दूर ले जाते हैं विद द सेम स्पीड। तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर पहले से ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है और करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम ये समझते हैं, बिकॉज बार मैग्नेट जनरेट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कॉइल, और जैसे ही इसके पास आएगा तो इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी। जैसे ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और by changing of magnetic flux with respect to the bar magnet, there exist there induced an EMF, and it is also generate an induced current through this coil. यहां पे हमने देखा जब हम इसको पास लाएंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंक्रीज होंगी थ्रू दिस कॉइल, बट जैसे ही हम इसे दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, इस कॉइल से डिक्रीज होंगी। तो ये बाद की बात है, लेंज लॉ बताएंगे, इसमें लेंज लॉ से एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है।
तो जैसे हम इसको बार मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाते हैं तो यहां पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है और इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है इन द अपोजिट डायरेक्शन एज बिफोर। तो ये हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय द मूविंग मैग्नेट। किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच अगर हम रिलेटिव मोशन करा दें तो इससे ये पता चलता है कि इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस्ड हो जाती है और वो तब तक बनी रहती है जब तक उनके बीच रिलेटिव मोशन रहेगी। जब तक उनके बीच रिलेटिव मोशन बनी रहती है मीन्स ये है या तो बार मैग्नेट इसके पास आ रही हो या इससे दूर जा रही हो तो उस सिचुएशन में करंट बनी रहती है। तो इसके बाद हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। Induced EMF by a moving coil and stationary magnet। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। असल में उन्होंने क्या सोचा था कि उन्होंने ये देखा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं और करंट की हम मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कराते हैं या डिक्रीज कराते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएट होता है, वो बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है। अगर हम करंट को जीरो कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वेनिश हो जाता है। तो इससे उन्होंने एक बात सोची हेनरी और फैराडे साहब ने कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से करंट इंड्यूस्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो मैंने अभी बताया। अब मैं बता रहा हूं नंबर 2, दूसरा एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ये एक्सपेरिमेंट 2 हो गया हमारा। एक्सपेरिमेंट 2 इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय ए मूविंग कॉइल एंड स्टेशनरी मैग्नेट। तो इसकी क्या सिचुएशन सोची होगी उन्होंने, अभी देखते हैं। इसको ऐसे देखते हैं बेटा, कोशिश करते हैं समझने की। हम लोग क्या करते हैं कि एक बार मैग्नेट लेते, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट ऐसे, और एक कॉइल लेते हैं इस टाइप से, कॉइल लेते हैं क्लोज्ड कॉइल जिसका लिंक हम किससे कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर से कर देते हैं, जिससे कि हमें ये पता चले कि करंट इंड्यूस्ड हो रही है या नहीं। और हम इसको एक मूवेबल ट्रॉली पर रख देते हैं, मूवेबल ट्रॉली जो स्मूथली मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ बार मैग्नेट। जस्ट सपोज करो ऐसे, देखो गौर से, ये हुआ हमारा गैल्वेनोमीटर, ये हमारा बार मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। अब होता क्या मेरे भाइयों कि हमने क्लोज कॉइल ली, उसका लिंक किससे कर दिया, गैल्वेनोमीटर के साथ कर दिया, और इस कॉइल को एक ट्रॉली पर रख दिया, मूवेबल ट्रॉली पर रख दिया। जरूर नहीं मूवेबल ट्रॉली पर रखें, आप हाथ से इसको इसके पास लाए। तो हम जब इसको इसके पास लाते हैं, इसको इसके पास क्लोज करते जाते हैं, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू दिस क्लोज्ड लूप, पासिस थ्रू दिस क्लोज्ड लूप। और जब ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इससे पास होंगी तो हम लोगों ने कल हमने वीडियो बनाई थी मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर, उस पर न्यूमेरिकल भी थे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देखिए, एरिया तो इसका कांस्टेंट रहने वाला है, ये तो चेंज नहीं होने का, बट जैसे ही हम इसको इसके पास लाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, क्योंकि पोल पर मैग्नेटिक, जैसे ही आप डिस्टेंस से पोल की तरफ आएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर मैं ये कह दूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस आल्सो थ्रू दिस कॉइल, जब इस कॉइल से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इससे इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस्ड हो जाती है, और वो करंट इस प्रकार से इंड्यूस्ड होती है कि जैसे ये नॉर्थ पोल दिख रहा है
तो ये भी नॉर्थ पोलरिटी ही बनाएगी। और करंट इन सच सिचुएशन कैसे फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये ऐसे यहाँ पे गैलोमीटर के डिफ्लेक्शन को शो करती है। अब ये तो सिचुएशन तब है जब हम इस ट्रॉली को इसके पास ला रहे हैं। अब दूसरी सिचुएशन समझते हैं। जब सपोज करो कि हम इस ट्रॉली को दूर ले जाएं, कहां ले जाए बेटा, दूर ले जाएं, दूर जाइए ऐसे। तो ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हो जाती है, स्टार्ट टू डिक्रीजिंग थ्रू दिस कॉइल। इस कॉइल से ये कम होना शुरू हो जाती है। जब इस कॉइल से कम होना शुरू होंगी तो इस कॉइल के अंदर फिर से करंट इंड्यूस्ड हो जाती है, विच इज आल्सो फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इनिशियल करंट। जो पहले वाली सिचुएशन में थी उस सिचुएशन से इस करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, दूसरी डायरेक्शन में होगी, और ये हमारी ऐसे साउथ इस टाइप से फ्लो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इससे ये पता चल रहा है कि हम किसी कॉइल के अंदर वे दो प्रकार से क्या करा सकते हैं, करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड करा सकते हैं। पहली सिचुएशन क्या थी, पहली सिचुएशन में हमने कॉइल को रेस्ट में रखा और बार मैग्नेट को मोशन कराया। दूसरी सिचुएशन क्या थी, बार मैग्नेट को ये रेस्ट में रखा, ये किस पे है, एट रेस्ट, ये तो रेस्ट में है, बट हमने कॉइल को इसके पास लाए और दूर ले गए। तो यहां इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट से एक रिजल्ट निकल के आता है कि व्हेन द रिलेटिव मोशन अकर बिटवीन bar magnet and any closed loop, then there exists an EMF in the closed loop or an current induced also in this closed loop by changing of magnetic flux। तो दो बातें क्लियर हुई। फैराडे साहब की दूसरी बात क्या थी कि हम उन्होंने एक बार मैग्नेट को रेस्ट में रख लिया और एक क्लोज कॉइल को इसके पहले पास लाते हैं फिर दूर ले जाते हैं। दोनों ही बार करंट इंड्यूस्ड होता है थ्रू द कॉइल, बट दोनों में ही बार में करंट जाना अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो इससे ये एग्जिस्टेंस पता चलता है कि हम किसी क्लोज कॉइल के अंदर अगर करंट इंड्यूस्ड कराना चाहते हैं तो यहां तक ये बाद की बात थी कि जरूर नहीं है कि रिलेटिव मोशन हो, हम बगैर रिलेटिव मोशन के भी ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं, करंट इंड्यूस्ड करा सकते हैं। लेकिन यहां इन दोनों एक्सपेरिमेंट में रिलेटिव मोशन जरूरी था। तो इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिया हमने, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 इंक ले लेता हूं। इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय varying current in neighboring coil, induced EMF by varying बाय वेरिंग करंट इन नेबरिंग कॉइल। तो इसके लिए करते क्या हम लोग, इसके लिए हम एक ऐसा कुछ सोचते हैं कि दो कॉइल हम पास पास में रखते हैं, दो कॉइल हम क्या कर लेते हैं, पास पास में ले लेते हैं ऐसे। एक तो कॉइल होगी बेटे, इसका लिंक कर दिया हमने एक ऐसे सर्किट से जो करंट को क्या कराता है, बोला जो करंट को वेरिएट कर सकता है, और इसमें हमने कनेक्ट कर दिया RH रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या वर्क करता है आपको पता है, रियोस्टेट से हम करंट को वेरिएट कर सकते हैं थ्रू इन एनी सर्किट, थ्रू एनी कॉइल, थ्रू एनी वायर। अब हमने एक कॉइल और लेनी है, ये वाली, इससे हमने कनेक्ट कर देना है गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है
जब किसी सर्किट के अंदर इंस्टेंट करंट को मेजर कर सकता है साहब। ये नेबरिंग करंट है, ये गैल्वेनोमीटर है। अब इसमें क्या क्या सर हेनरी ने या सर फैराडे ने इसमें करना क्या था कि उन्होंने रियोस्टेट की हेल्प से इसके अंदर करंट को पहले इंक्रीज कराया। जब करंट को इंक्रीज कराया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तेजी से। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस्ड होगी, जो इस करंट की क्या होगी, अपोजिट फ्लो होगी। इस करंट के सर्किट में क्या होगी, अपोजिट फ्लो होगी। इस टाइप से इसके अंदर एक करंट जनरेट हुई, जो करंट के इंक्रीज होने का क्या करती है, अपोज करती है। ये सही लगा रखा था पहले यार, अपोज करेगी। अब उन्होंने क्या किया, इस करंट को डिक्रीज करा के देखा। तो जब करंट को डिक्रीज करा तो इसके अंदर से, इस कॉइल के अंदर से जो फ्लक्स अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला बी ए कोस थीटा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एरिया कांस्टेंट रहेगा, बट बी की वैल्यू, बिकॉज बी इज डिपेंड ऑन करंट। हमें पता है कि अगर ये सोलेनॉइड की तरह से बिहेव करता है तो ये आएगा बी एन आई। इसका मीनिंग है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। अगर हम व्हेन वी इंक्रीज द करंट इनसाइड द सोलेनॉइड, देन आल्सो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीज। इफ वी डिक्रीज द करंट, देन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिक्रीज। तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे हम करंट को इंक्रीज करा रहे हो थ्रू दिस कॉइल, इसे प्राइमरी कॉइल मान ले और इसको क्या मान ले, सेकेंड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो जब हम करंट को वेरिएट करते हैं थ्रू द प्राइमरी कॉइल, देन इन सेकेंडरी कॉइल एन ईएमएफ और एन करंट इंड्यूस्ड, इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाती है या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो ये फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट थे और इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने 2 लॉ दिए थे जो आज हमें पढ़ने हैं। तो पहला लॉ हमारा फैराडेज लॉ। अब हम आते हैं फैराडेज लॉ पर। फैराडेज लॉज, इनके बेस पे क्या लॉ दिए थे उनको देखते बेटा। फैराडेज लॉज, फैराडेज लॉज क्या हैं, अभी हम लोगों ने अभी पहले एक्सप्लेन किया था। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन द बेसिस ऑफ relative motion between bar magnet and coils, relative motion between magnet and coils when coils moving and magnet at rest, and दूसरा क्या कहता है, induced EMF by varying a current passing through the coil and induced EMF obtained in neighboring coils। तो उनके बेस पर फैराडे साहब ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन देयर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने जो सर हेनरी और सर फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बेसिस पर 2 लॉज दिए उन्होंने। तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे समझेंगे। ये कहता है स्टेटमेंट, व्हेनेवर ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल या लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट चेंजेस, जब किसी कॉइल या सर्किट से, क्लोज सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट, और इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, विच इज लास्ट ओनली सो लॉन्ग एज, जो तब तक बना रहता है जब तक कि द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस, तब तक बना रहता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स उस क्लोज कॉइल से बदलता रहता है। मैं अगर ये कहूं इसको कि किसी भी क्लोज कॉइल के अंदर ईएमएफ तभी तक बना रहेगा, तभी तक इंड्यूस्ड होगा जब तक उस कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताते चले हम आपको कि जब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है कॉइल के अंदर, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है या वो सर्किट क्लोज है या बंद है, इस बात पे ये डिपेंड नहीं करने का। बट करंट इन दोनों बातों पे डिपेंड करेगी। अगर सर्किट क्लोज है तो करंट इंड्यूस्ड होगी, अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो करंट इंड्यूस्ड नहीं होगी, और उस इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू डिपेंड्स करेगी इस बात पर कि उसका रेजिस्टेंस क्या है। सेकंड लॉ ये कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ,
जो फर्स्ट लॉ में उन्होंने बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी तक बना रहेगा जब तक क्लोज सर्किट या क्लोज लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। सेकंड स्थिति में ये कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था किसी क्लोज सर्किट के अंदर, उसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट। जिस सर्किट के अंदर, जिस क्लोज लूप के अंदर, जिस कॉइल के अंदर पहले ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है उस क्लोज कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। ये दोनों के दोनों इन्होंने स्टेट किए थे। अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहीं से देख सकते हैं। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका ऑफ, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज क्या हो बेटा, डी फाई बी ओवर डी टी, देन ईएमएफ क्या होगा, देन ईएमएफ ई मोड कह रहा है, मैग्नीट्यूड कहता है, मैग्नीट्यूड मोड ई इज इक्वल टू क्या होगा, डी फाई बी ओवर डी टी। ये इसकी पहली इक्वेशन है। इफ द कॉइल, अगर इसकी जगह हम कॉइल ले ले सर्किट के स्थान पर, इफ द कॉइल कंसिस्ट बाय कैपिटल एन number of turns, then in that situation mod of E should be equal to n d phi b over dt। ये दूसरी इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करती हैं इसकी। अगर हम इसमें मोड हटा दें तो अगर हम मोड हटा देते हैं तो हमारा फार्मूला देखिए क्या बनता है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, माइनस का एन डी फाई बी ओवर डी टी। मोड हटा देता हूं मैं, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 3। यहां बता सकते हैं वेयर नेगेटिव साइन indicate that, where negative sign indicate that EMF oppose करता है, EMF opposes the change of, किसका चेंज का, चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। ये यहां आ गया। अब उस ऊपरले फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इट इज इक्वल टू एन फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन टी। ये नॉर्मल है। अगर हम किसी क्लोज सर्किट के लिए किसी डेफिनेट टाइम इंटरवल में फ्लक्स देख लेते हैं कि इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2, देन E इट इज इक्वल टू माइनस का एन फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन टी। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ओके बेटा, फाई 1 माइनस फाई 2, ये प्लस ले लेता हूं मैं यहां से। इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इट इज इक्वल टू माइनस का एन फाई 2 माइनस फाई 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो दीज आर ऑल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द कॉइल, आप नोट कर लो बेटे इसको। इसके बाद हम आते हैं लेंज लॉ पे। लेंज लॉ की बात करेंगे। लेंज लॉ, ओके बेटे, लेंज लॉ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इससे हम किसी क्लोज कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अभी हम इंटरप्रिटेशन देखते हैं लेंज लॉ का। लेंज लॉ क्या है, पहले लेंज लॉ को एक्सप्लेन करते हैं बेटे। लेंज लॉज देखिए, सॉरी लेंज लॉ। अब हम फैराडे लॉ के बाद में देखते हैं लेंज लॉ।
Lenz law very important for identify the direction of induced current in a closed coil or any closed circuit. This law states that the direction of induced current is such that this law states that the direction of induced current such that it opposes the cause which produces it. अगर हम इसको सिंपली समझाएं तो वो ये है कि किसी भी क्लोज कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो उस रीजन का अपोज करेगी जिससे वो खुद जनरेट हुई है, खुद प्रोड्यूस हुई है। यानी कि हम इसे इस दूसरे वर्ड में कह सकते हैं इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज करो हम लोग एक कॉइल ले लेते हैं, ये देखो एक क्लोज कॉइल ले लेते हैं। हमने क्लोज कॉइल लिया और इसके पास में हम क्या लाते हैं, नॉर्थ पोल लाते हैं। ये नॉर्थ पोल बड़ी फास्टली हम इसमें नॉर्थ पोल लाएंगे तो हमको पता है कि जैसे हम इसके पास में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लाते हैं तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स through this coil a current induced in it। अब according to Lenz law इस करंट के इस क्लोज कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जो इसके पास आने को अपोज करती हो। तो दैट मीन्स वो करंट तभी ये क्लोज कॉइल तभी इसको अपोज करेगी जब ये खुद भी इसी की जैसी पोलरिटी को प्रोड्यूस करती हो। तो इसके अंदर हम क्या बना नॉर्थ पोलरिटी, ये तभी तो रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो ऐसी सिचुएशन में इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे देखिए पहले लॉ को ये इंडिकेट करता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो उस कारण का विरोध करेगी, जो उस रीजन को अपोज करेगी जिससे वो खुद प्रोड्यूस हुई है। तो जब हम नॉर्थ पोल इसके पास लाएंगे तो इसको रिपेल करने वाला भी नॉर्थ पोल होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ाया है, अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं हमारी, तो हमने पढ़ाया कि अगर किसी क्लोज कॉइल के अंदर एंटी क्लोज वाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो तो ये जो सामने वाला फेस है जिसे हम देख रहे हैं ये बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोलरिटी। अब दूसरा समझो, हम लोग इसी कॉइल से इस बार मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो इन सच सिचुएशन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा अब की बार इससे। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इससे डिक्रीज होगा तो इसके अंदर करंट फिर से ऐसा इंड्यूस होना चाहिए जो इसके दूर जाने का अपोज करे। तो दूर जाने के लिए नॉर्थ पोलरिटी को अट्रैक्ट होना चाहिए। तो नॉर्थ पोलरिटी को अट्रैक्ट कौन करेगी, साउथ पोलरिटी, और साउथ पोलरिटी अट्रैक्ट करेगी तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, साउथ क्लॉकवाइज। तो इस बात से ये पता चल रहा है कि अगर किसी क्लोज कॉइल के अंदर हम फ्लक्स को इंक्रीज करा रहे हैं तब भी करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी उसके इंक्रीजिंग को अपोज करेगी। अगर हम किसी कॉइल के अंदर किसी फ्लक्स को डिक्रीज करा रहे हैं तो कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, इट शुड बी अपोजिट टू द मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड बार मैग्नेट, ऐसे भी कह सकते हैं। और समझिए इसको, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसको हटा दें। अगर हम एक एग्जांपल और लें, आप मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं हम लोग एक वायर लेते हैं, ऐसे करके हमने एक वायर लिया, इसके अंदर हम करंट फ्लो करा रहे हैं, एक कॉइल हमने इधर रख दी, ये बोर्ड के एग्जाम में आया क्वेश्चन, एक कॉइल हमने इधर प्लेस कर दी और हम लोग कर क्या रहे हैं, इसमें करंट क्या है, इंक्रीजिंग मॉडल में इंक्रीज हो रही है, करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब करंट इंक्रीज हो रही है तो हमें ये पता करना है कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कॉइल 1 एंड कॉइल 2। अब समझिएगा, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि इस वायर के राइट में मैग्नेटिक फील्ड शुड बी वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे, और इधर क्या होना चाहिए, वर्टिकली अपवर्ड। तो जैसे ही इसमें करंट को इंक्रीज कराएंगे तो दोनों ओर का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। अब यहां देखिए, इधर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी जो वर्क कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो वर्क कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है। अब आप समझिए, जब हम इधर करंट को बढ़ाएंगे इधर का मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड इंक्रीज होगा,
तो अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है राइट साइड में उसको डिक्रीज कराए। तो ऐसी सिचुएशन में कौन मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कराएगा, ये इंक्रीज कर रहा है अंदर की तरफ। और ये सिंबल आपको मैं बताता हूँ, ये साउथ पोल के लिए होता है, ये सिंबल होता है नॉर्थ पोल के लिए। तो ये अंदर की तरफ साउथ पोलरिटी होगी, तो इसमें क्या होनी चाहिए, नॉर्थ पोलरिटी। और नॉर्थ पोलरिटी है तो करंट क्या फ्लो होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें आइएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या वर्टिकली अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड बढ़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जो इस पोलरिटी के अपोजिट हो। तो इसमें पोलरिटी शुड भी क्या होनी चाहिए, साउथ पोल होनी चाहिए। साउथ पोल के लिए करंट कैसे होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 में क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और इससे पूछा जाए तो क्या होगी, क्लॉकवाइज। दूसरी स्थिति, अगर हम लोग यहां करंट को डायरेक्शन यही रखें बट करंट क्यों डिक्रीज कराना शुरू कर दें, अब की बार क्या करा दें, डिक्रीज करा दें, डिक्रीज। अब की बार करंट क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज। तो जब करंट डिक्रीज होगी तो अब जो है ना फिर इसका जो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जो इस करंट के डिक्रीज होने को रोके। जब ये करंट डिक्रीज होगी तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। जब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो इसको बढ़ाने के लिए ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर होना चाहिए। तो ये जब साउथ पोलरिटी है तो इट शुड बी साउथ पोलरिटी। तो इन सब सिचुएशन करंट क्या होगी इसमें, क्लॉकवाइज। और इसमें क्या होगी बेटे, रिवर्स हो जाएगी। सेम सिचुएशन है, इसमें क्या होगी करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो आई थिंक मैं समझता हूं आपके ये लेंज लॉ थोड़ा एक्सप्लेन हुआ होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और इससे पहले की इस चैप्टर की आज हमारी तीसरी वीडियो है, इससे पहले हमने सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो डाले हुए हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देखें। चैनल नया है, मेरा चैनल नया है, भी काफी समय नहीं हुआ है, 3-4 महीने हुए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही वर्क करता रहूं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। एक प्रॉब्लम लेते हैं हम फैराडे लॉ पे, फ्लक्स से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन है, इफ द फ्लक्स linked to a closed coil is, नाम लिख दो 5b, it is equal to कितना 3t square plus 10t minus 5 Weber, and resistance of the coil is 2 ohm. Find the current and charge, induced charge है। करंट आप इंड्यूस्ड करंट ले सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट एंड चार्ज एट t is equal to 3 सेकेंड। ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, आप इसको नोट कर ले, देखें छोटी सी प्रॉब्लम है, नोट करिएगा। सॉल्यूशन देखो बेटा कैसे करते हैं, बिकॉज वी नो दैट, हमने पढ़ा अभी तक सॉल्यूशन में, फैराडे साहब ने ये बताया कि मोड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए क्लोज कॉइल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, d5b ओवर dt। तो इट इज गिवन एज d/dt ऑफ 5b। 5b की वैल्यू पुट कर दें आप, 5b की वैल्यू है 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 5। इट शुड बी डिफरेंशिएट कीजिए। 3t स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2t, 10t का डिफरेंशियल होगा 10t का 1। यहां समझा देता हूं, 5 का होगा 0, इसको ऐसे कर लेंगे, ऑपरेट करा लेंगे, dt स्क्वायर बाय dt प्लस 10 dt अपॉन dt और d5 अपॉन dt। आपको बताते चले कि d बाई टी की पावर n अपॉन dt डिफरेंशिएट की जा सकती है t की पावर n-1 से।
और डी बाय डी टी और यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लूं मैं तो इसका डिफरेंशियल आएगा 0। ये दो रूल लगे हैं। तो हमने यहाँ पे इस रूल को लगाया 2 पहले 2 की पावर -1, यहाँ पे टी डी टी बाई डी टी बनेगा तो वैसे भी बना जाएगा और 5 के लिए ये रूल लगाया आ गया 0। तो मॉड ऑफ ई इट शुड बी इक्वल टू 6t प्लस का 10। अब हमें क्या फाइंड करना बेटा, हमें फाइंड करना है 30 सेकंड पर करंट की वैल्यू कितनी है, करंट कितना है। एक मॉड पर कहां गया, देखो बेटा कैसे करते हैं इसको, पुट कर दें t इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड रखें तो मोड ई बनेगा हमारे पास 6 इंटू 3 प्लस का 10 विच इज इक्वल टू 18 प्लस का 10 विच इज इक्वल टू 28 वोल्ट। हमें क्या चाहता है, अब निकाल लेंगे करंट। सिंस करंट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा करंट कि करंट होता है मोड ई अपॉन आर। मोड ई कितना है 28, आर कितना दिया है इसने, आर दिया है साहब आपको 2 ओम, ये रहा 2 ओम। 2 से इसको डिवाइड करें तो 14 एम्पियर एक आंसर ये वाला। दूसरा पॉइंट हमें क्या निकालना है, चार्ज। सिंस चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है Q इट इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम। तो Q इट इज इक्वल टू I कितना 14, टाइम कितना 3, 43 जा 42 कूलम। ये तो आज के लिए बेटा इतना ही। आशा करता हूं आपको मेरा प्रयास ठीक लगा होगा। ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है बेटा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नई वीडियो देखते जाएं, लगातार आपको कोर्स अपडेट होता रहेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।